30 जनवरी 1982 की सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल के एक अंधेरे खामोश गलियारे में 5 लोग खामोशी से चल रहे थे। उनके आगे 2 पुलिस वाले थे। दोनों तरफ उस गलियारे में कुछ सीली हुई दीवारें थीं और एक अजीब सी सड़न थी, एक बू थी। उस ऊंची छत वाले गलियारे के दोनों तरफ कैदियों के सेल थे, जिनकी सलाखों से सटे हुए वो खूंखार अपराधी अपनी फैली हुई आंखों से उन 5 लोगों को चलता हुआ देख रहे थे। ये 5 लोग दरअसल जर्नलिस्ट थे। इनमें से एक थी जर्नलिस्ट प्रभा दत्त, जो अपने वक्त की बहुत ही काबिल और मशहूर कामयाब पत्रकार थी। आप हमारे वक्त की सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त को तो जानते होंगे। ये उनकी माँ थी, प्रभा दत्त। उस वक्त वो हिंदुस्तान टाइम्स में चीफ रिपोर्टर हुआ करती थी। तो प्रभा दत्त बाकी 4 जर्नलिस्ट के साथ उन 2 पुलिस वालों के पीछे पीछे चल रही थी कि तभी पुलिस वाले एक बैरक के सामने जाकर ठहर गए और उन्होंने इशारा किया। पत्रकारों ने उस अंधेरी कोठरी में देखने की कोशिश की। एक शख्स दिखाई दिया जो अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। 24 घंटे के बाद इस आदमी को फांसी होनी थी और इसके एक साथी को भी, जो दूसरी कोठरी में था। यह हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था कि फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अपराधी का इंटरव्यू होना था, कोर्ट की परमिशन के बाद। जसबीर, एक पत्रकार ने आवाज दी तो जमीन पर बैठे उस कैदी ने आहिस्ता से गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर सलाखों की वो परछाइयां दिख रही थी, खौफनाक आंखें और एक माथे पर कट का निशान था। ये था अपने समय का वो खूंखार क्रिमिनल जिसकी मौत के 48 साल बाद आज भी उसका और उसके साथी का नाम नफरत से लिया जाता है। किडनैपिंग की इकलौती ऐसी कहानी जिसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया, और वो केस जिसमें उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सफेद कुर्ता खून से लाल हो गया था। यह है हिंदुस्तान की सबसे विभत्स और साथ ही साथ सबसे उदास कहानी। ये कहानी है रंगा बिल्ला की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज स्टोरी बॉक्स में सच्ची कहानी हिंदुस्तान के सबसे चर्चित किडनैपिंग केस की। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1978 से। 26 अगस्त रात करीब 10:15 बजे दिल्ली के विलिंगटन हॉस्पिटल में, जिसे अब आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल कहते हैं, उसके कैजुअल्टी वार्ड में 2 नौजवान हड़बड़ाए हुए अंदर आए। एक के सर पर बहुत गहरी चोट का निशान था, खून बह रहा था। उसने अपना नाम बताया, विनोद, और कहा कि वो कुछ लोगों के साथ उसकी मारपीट हुई है, लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की है। अब पुलिस केस था तो अस्पताल ने पुलिस बुलाई। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रामचंद्र एक और कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंचे, यानी हॉस्पिटल पहुंचे, और उनके आते ही ये जो आदमी था जो अपना नाम विनोद बता रहा था, वो कुछ घबरा सा गया, उसका साथी भी घबरा गया। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, कैसे हुआ ये सब? तो जो जख्मी आदमी था वो बोला, अब साहब ये जो वो बंगला साहब है ना, ये रोड पर, वहां पे एक मंदिर है, कौन सा, हाँ, काली माता का जो मंदिर है, वहां पे मैं जा रहा था तो वो 4-5 लोग थे तो मुझे घेर लिया। अब मैं अकेला था तो वो लोग मुझ पे भारी पड़ गए और मेरा बटुआ छीनने लगे, मुझे पीटने लगे, तो उसी में ये चोट लग गई साहब। अब देखिए कितनी गहरी चोट है। इंस्पेक्टर ने दूसरे शख्स की तरफ देखा जो उसके साथ था। वो बिना कुछ पूछे बोलने लगा, साहब मैं तो, मेरा नाम हरभजन है साहब, मैं तो इत्तेफाक से उधर से गुजर रहा था अपनी कार में, तो मैंने देखा कि ये वहां पर करा रहा था, पड़ा हुआ रोड पे इसकी पिटाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसे अस्पताल ले आते हैं, तो मैं तो इसे लेकर आया हूं। क्या नंबर है तुम्हारी कार का? पुलिस वाले ने कुछ नोट करते हुए पूछा। बोला, साहब वो फिएट है, DHI 280। अच्छा, रहते कहाँ हो? मोती नगर में रहता हूँ साहब, मोती नगर C124। जख्मी आदमी के टांके वांके लगाए गए और उनसे कहा गया कि आप कल सुबह पुलिस स्टेशन आइए मंदिर मार्ग में और आकर कंप्लेंट लिखवाइए। दोनों उस वक्त चले गए।
लेकिन जिस वक्त ये अस्पताल आए थे, यानी कि 8:15 रात के, ठीक उसी वक्त इसी अस्पताल से 12 किलोमीटर दूर धौला कुआं के ऑफिसर इनक्लेव के घर में रेडियो चल रहा था। कुछ बच्चों के गाने की आवाज आ रही थी और ये घर था मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी रोमा चोपड़ा का। मदन साहब नेवी में ऑफिसर थे। उस वक्त वो लोग रेडियो पर अपने बच्चों की आवाज का इंतजार कर रहे थे। 16.5 साल की गीता उनकी बेटी और 14 साल का उनका बेटा संजय, दोनों शाम के 6:15 बजे घर से निकले थे। ये संसद मार्ग पर ही ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के लिए वो गए थे। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन रुक रुक कर पूरे दिन बारिश हुई थी। दोनों बच्चों को अंग्रेजी गाने का बहुत शौक था और ऑल इंडिया रेडियो के युगवाड़ी में एक प्रोग्राम था इन द ग्रूव नाम से। उसमें इन्हें बुलाया गया था कि ये आकर वेस्टर्न गाना गाएंगे। माँ बाप खुश थे कि बच्चों की आवाज रेडियो पर सुनेंगे। मदन साहब और रोमा चोपड़ा रेडियो पर कान लगाए बैठे थे, लेकिन 8:30 के बाद भी संजय और गीता की आवाज रेडियो पर नहीं आई। उन्हें फिक्र हुई। 9 बजे के आसपास वो अपने घर से बाहर निकले। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि 15-16 साल के बच्चों को अकेला भेज दिया, पर दरअसल ये बात आज की नहीं है। ये बात है उस वक्त की जब दिल्ली ऐसी नहीं थी जैसी वो आज है। उस वक्त लोग आमतौर पर अजनबियों से लिफ्ट भी ले लिया करते थे। ये 48 साल पहले की दिल्ली थी। तो खैर, मदन साहब स्टूडियो पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि बच्चे तो आए ही नहीं है। अब मदन साहब को घबराहट हुई। उन्होंने अपने नेवी के दोस्तों को फोन मिलाया और फिर धौला कुआं थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। रात 10:15 बजे के करीब पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची। उन्हें बताया गया कि शाम 6:45 बजे नॉर्थ दिल्ली पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम में एक फोन आया था भगवान दास नाम के एक शख्स का, और उसने कहा था कि उसने बंगला साहब गुरुद्वारा से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जाते हुए कार देखी थी। लेमन कलर की कार थी, फिएट, जिसकी पिछली सीट पर एक लड़का और एक लड़की थे जो चीख रहे थे। गाड़ी का नंबर था MR 8930। इसी के कुछ देर बाद राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भी एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले का नाम था इंद्रजीत। उसने बताया कि उसने भी एक ऐसी कार देखी थी और वो लोहिया अस्पताल के पास जब अपनी स्कूटर से कहीं जा रहा था, तब वो कार उसके बगल से बहुत तेजी से गुजरी और उसने जब अंदर देखा तो आगे की सीट पर 2 लोग थे और पीछे एक लड़का लड़की थे जो चीख रहे थे। लड़के की कमीज खून से तरबतर थी। वो मदद के लिए इशारे कर रहा था। इंद्रजीत ने बताया कि उसने कार का पीछा किया, लेकिन कार शंकर रोड पर रेड लाइट जम करके भाग गई। अब ये ब्यौरा कितना डरावना है। जिस माँ और बाप को उनकी औलाद के बारे में ये ब्यौरा मिला होगा, बस तसव्वुर कीजिए कि उन पर क्या गुजरी होगी, कैसा महसूस किया होगा। भगवान, खुदा, जो भी कायनात के पर्दे के पीछे है, उसे क्या मांगा होगा। खैर, तो उस जमाने में चौराहों पर सीसीटीवी तो होते नहीं थे और कि उन्हें ट्रेस कर लिया जाता। पुलिस कोशिश करती रही, उनका आसपास पुलिस स्टेशंस में पूछताछ की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। रात गुजरी जैसे तैसे, सुबह हुई। सुबह होने पर मंदिर मार्ग वाले पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर जिसने उन 2 अस्पताल में आए जख्मी लोगों से कहा था कि भाई सुबह आकर, रामचंद्र जिनका नाम था इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का, उन्होंने कहा था कि सुबह आकर अपनी कंप्लेंट लिखाना। वो इंतजार कर रहे थे कि वो लोग आएंगे, लेकिन सुबह कोई नहीं आया। अब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उनका बताया हुआ जो एड्रेस था मोती नगर C124, उसे भी चेक कराया। पता चला कि वो एड्रेस फर्जी है। आगरा, मथुरा, हरियाणा, यहां जहां भी मुमकिन था सब जगह पर सर्च पार्टी भेजी गई। बच्चों के किडनैपर्स का सुराग देने वाले के लिए 2000 के इनाम का भी ऐलान किया गया। 2000 रुपए उस वक्त एक बड़ी रकम थी। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जो नंबर कार का पता चला वो भी फर्जी निकला। सोचिए मदन साहब और उनकी पत्नी की वो रात कैसे गुजरी होगी, वो दिन कैसे गुजरे होंगे। पर क्या कर सकते थे, क्या क्या ख्याल उनके जहन से गुजरे होंगे उस वक्त। अपने वो बच्चे जिन्हें वो रात में उठ उठ कर चादर उड़ाती थी कि ठंड न लग जाए। कभी उनके सो जाने के बाद उनके सोते हुए चेहरों को कमरे की हल्की पीली रोशनी में देर तक देखकर मुस्कुराती थी। वो जब किसी बात पे रोते रोते
गुदगुदी लगाने पर हंसने लगते थे। वो जो उठने के बाद तकिया में मुंह छुपाकर चुपके चुपके मां की तरफ देखते थे कि वो मनाने आ रही है नहीं। वो बच्चे, वो एक कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ देखे गए थे, चीखते हुए। अगर आप मां हैं या पिता हैं तो ये डर, ये फीलिंग आप महसूस कर पाएंगे। अफसोस कि 29 अगस्त को यह डर सच साबित हुआ। घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर एक चरवाहे को दिल्ली में ही रिज एरिया में घूमते हुए एक लड़की की लाश दिखाई थी। ये जगह अगर आप आज की दिल्ली में लोकेट करें तो बुद्धा जयंती पार्क के आसपास आप समझ सकते हैं, जो करोल बाग, राजेंद्र नगर और धौला कुआं के बीच में जो रिज एरिया है, वो एरिया कह सकते हैं। उस समय वहां पर काफी घना जंगल था और आवाजाही भी ना के बराबर थी। तो उस चरवाहे ने पुलिस को बताया कि उसने देखा कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस आई और जब उस लाश के पास पुलिस पहुंची तो वहां पर उसे एक लड़के की भी लाश मिल गई, यानी संजय की भी लाश थी। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं था। मदन चोपड़ा और रोमा चोपड़ा को बुलाया गया, शिनाख्त हुई और ये गीता और संजय ही थे। संजय के पास अब भी 70 रुपए पड़े हुए थे जो वो घर से लेकर निकला था। गीता की उंगली में उसके चांदी की अंगूठी थी। उसकी गर्दन पे वार हुआ था। इतना जोर का वार था कि शायद वो पहली बार में ही उसकी मौत हो गई हो। पुलिस की तहकीकात शुरू हुई, लेकिन जिस विभत्स तरीके से 2 जानें ली गई थी वो बेहद डरावना था। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जैसे जैसे ये खबर शहर में पहुंची, लोग सड़कों पर आने लगे, नारेबाजी हुई और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाने लगा। ये अपने आप में शायद पहली बार हुआ हिंदुस्तान में। पुलिस अब दुगनी ताकत से तहकीकात में लग गई और 31 अगस्त को मजलिस पार्क में पुलिस को उसी मॉडल की एक कार मिली जो चश्मदीदों ने बताई थी, जो 2 फोन आए थे सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में। हालांकि उनका नंबर अलग था, लेकिन जब चेक किया गया, कार को खोला गया तो पता चला कि कार की जो नंबर प्लेट थी वो अलग थी, वो नकली थी। कार खोली गई तो अंदर मिली एक पालतू जानवर को बांधने वाली जंजीर और बहुत सारे ब्लेड्स मिले। ब्लेड से याद आया कि चश्मदीद ने बताया था कि जो कार की पिछली सीट पर एक लड़का चीख रहा था, उसकी कमीज खून से लाल थी। शायद उन लोगों ने ब्लेड से बच्चे के जिस्म पर पहरा। इसके अलावा उस कार में सिगरेट के टुकड़े भी थे, नोचे हुए बालों के गुच्छे भी थे और खून के धब्बे। 2 बच्चों के साथ उस कार में क्या हुआ था, जितनी बार आप सोचिए दिल कांप जाता है। दिल्ली में हंगामा हो गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सड़कों पर आ गए, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। कमिश्नर साहब के घर के बाहर भी भीड़ जुटी थी। मेरी उम्र के लोगों ने जो आवाम का सबसे बड़ा गुस्सा जो देखा है वो निर्भया के वक्त में देखा है, लेकिन ये उससे भी बड़ा था, एक आंदोलन बन गया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे वो विदेश मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में। तो जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियां भी प्रदर्शन करने आ गई थी। ये वही कॉलेज था जहां गीता पढ़ती थी। तो जब वाजपेयी उनसे बात करने के लिए पहुंचे तो वहां पे पत्थरबाजी शुरू हो गई और एक उछलता हुआ पत्थर वाजपेयी साहब के माथे पर आकर लगा। उनका सफेद कुर्ता खून से लाल हो गया। दुनिया ने उस दिन देखा था कि उसी दिन वाजपेयी साहब सर पर पट्टी बांधे हुए लोकसभा पहुंचे थे और अगले दिन केस सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया था। केस और बारीकी से जांचा गया, सुराग इकट्ठा हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर आई इस केस की सबसे अहम तारीख, लगभग 2 हफ्ते बाद की तारीख, 8 सितंबर 1948। ट्रेन थी जो कालका मेल ट्रेन, वो आगरा स्टेशन को उसने क्रॉस ही किया था कि 2 लोग ट्रेन में चढ़े। इत्तेफाक से डिब्बा जो वो जिस डिब्बे में चढ़े वो आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व था। आर्मी के जवानों ने उन्हें उतरने के लिए कहा कि भाई ये तो रिजर्व डिब्बा है, लेकिन ये दोनों एक अजीब ही अकड़ में थे और वो उनसे भिड़ गए। तभी कुछ फौजी भाइयों ने उनका चेहरा देखा
तो उन्हें लगा कि इन्हें कहीं तो देखा है। फिर ख्याल आया कि ये तो वही चेहरे हैं जिन्हें उन्होंने अखबार में देखा है। सोचिए, कितने शातिर क्रिमिनल्स जिन्होंने जुर्म इतनी सफाई से किया कि जांच एजेंसियां भी चकमा खा गईं, कोई सबूत नहीं, कोई ट्रेस नहीं, लेकिन वो एक दिन खुद ही ट्रेन में पकड़े गए। फौजियों ने उन्हें रस्सी से बांधा और अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो ये साफ हुआ कि ये वही दोनों हैं जिन्होंने अपने समय का सबसे विभत्स किडनैपिंग केस अंजाम दिया, और इन दोनों का नाम था रंगा और बिल्ला। असली नाम कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह। दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई। वहां इन्होंने बहुत छोटे मोटे क्राइम किए। उसके बाद फिर ये दिल्ली आ गए और इस किडनैपिंग का जो मकसद था वो फिरौती मांगना था। लेकिन फिर जब पता चला कि ये नेवी ऑफिसर्स के बच्चे हैं तो उन्होंने बच्चों की हत्या कर दी ताकि ट्रेस ना किया जा सके। बाद में रंगा ने अपने बयान में कहा कि लड़के को तो हमने पहले ही मार दिया था, लड़की को मैं खींच कर उधर ले जा रहा था जिधर लड़के की लाश थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था, बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं आगे चलने लगा। उसने लड़की की गर्दन पर ताकत से वार किया और वो मर गई। इसके बाद हमने लाश को झाड़ी में फेंका और हम चले गए। ये उसका बयान था। तो गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में रंगा बिल्ला के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने फांसी का फैसला सुनाया। हालांकि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, प्रेसिडेंट के पास भी गए, याचिकाएं दी, लेकिन फैसला नहीं बदला। फांसी से पहले कुछ पत्रकारों ने उन दोनों का इंटरव्यू करना चाहा। सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन पत्रकार कोर्ट चले गए और फिर कोर्ट ने जर्नलिस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार सजाए मौत की सजा सुन चुके कैदियों का इंटरव्यू हुआ, वो भी जेल में। हालांकि रंगा ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बिल्ला यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है। 31 जनवरी 1982 को जब रंगा बिल्ला को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई तो उस वक्त एक जेल अधिकारी थे, सुनील गुप्ता नाम था उनका। 2019 में उनकी किताब आई थी ब्लैक वारंट, जिस पर एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी आई थी, शायद आपने देखी हो। तो उस किताब में उन्होंने लिखा कि फांसी दिए जाने के बाद बिल्ला की मौत तो फौरन हो गई थी, लेकिन रंगा की फंदे से लटकने के बाद भी 2 घंटे तक नब्ज चलती रही। वो लंबा और दुबला था और शायद उसने सांस रोक ली थी। ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई दुबला पतला शख्स सांस रोक लेता है तो उसकी नब्ज देर तक चलती रहती है। तो वो फंदे से लटका था और उसकी नब्ज चल रही थी। फिर एक पुलिसकर्मी को उस एग्जीक्यूशन पिट में उतारा गया, वो जो एक गहरा सा गड्ढा होता है जिसमें बॉडी लटकती है, वो उस पर उतरा और फिर उसने रंगा के पैर पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचा ताकि उसकी मौत कंफर्म हो सके। बहरहाल रंगा बिल्ला आखिरकार मर गए। कहने को दुनिया वाले कहते हैं कि उनका हिसाब हो गया, लेकिन मदन साहब और रोमा जी की आंखों के उस इंतजार का क्या, जो अब कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आज आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्पॉटिफाई पर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कहानी का साउंड डिजाइन किया है अमन पाल ने। अगले हफ्ते लौटेंगे नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।